गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज वेडनेसडे है, हमारा रिवीजन सेशन नहीं रहेगा, उसकी जगह पे हम लोग सिर्फ आज के करंट अफेयर्स करेंगे। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड लीवर डे 2024? वर्ल्ड लीवर डे के लिए थीम क्या है, आपको ये बताना है। सबसे पहले वर्ल्ड लीवर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19 अप्रैल को, और इस दिन हम लीवर की हेल्थ अवेयरनेस के रिगार्डिंग चीजें प्रमोट करते हैं ग्लोबल लेवल पे। इस साल की हमने थीम रखी है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री, जिससे कि हम हाईलाइट कर सकें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स और रेगुलर चेकअप्स को। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, लोगों को लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में एजुकेट करना, साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस को इनकरेज करना और जो भी इसके अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको सपोर्ट करना। ठीक है, तो इस कैंपेन के थ्रू हम लोगों को एम्पावर करते हैं कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस मेक कर सकें और अपने लीवर की वेलबींग को प्रायोरिटाइज करें थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड हेल्दी हैबिट्स बाय फॉस्टरिंग सम प्रोएक्टिव अप्रोचेस। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड लीवर डे हम 19 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं और इस साल की थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Recently, who has been selected for the Malcolm Adisesha Award 2023? इस साल के लिए इसकी विनर कौन है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे रिनाउंड इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक। इनको इस साल का ये अवार्ड दिया गया है, जो कि एक ऑनर होता है जो हर साल ग्रांट किया जाता है बाय द मैल्कॉम एंड एलिजाबेथ एडिसेशिया ट्रस्ट। ठीक है, और इसके लिए लोगों को चूज कैसे किया जाता है, एक नेशनल लेवल ज्यूरी के थ्रू। इस अवार्ड के थ्रू हम उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करते हैं टू द डेवलपमेंट स्टडीज। इसमें एक साइटेशन इंक्लूडेड होता है, साथ ही 2 लाख रुपए कैश प्राइज के तौर पे दिया जाता है। और अगर हम बात करें मैल्कॉम एडिसेशिया की, तो ये एक इकोनॉमिस्ट और एजुकेटर थे जिनको की रिकॉग्नाइज किया गया था विद पद्म भूषण 1976 में। इनके इंपैक्टफुल वर्क के लिए दिया गया था। ठीक है, तो 2023 के लिए मैल्कॉम एडिसेशिया अवार्ड दिया गया है उत्साह पटनायक जी को। Dragonfly rotorcraft mission recently seen in the news is associated with which space organization? ये जो मिशन है किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नासा। ठीक है, नासा ने कंफर्म किया है कि ड्रैगनफ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन को ये भेजेंगे सैटर्न के मून टाइटन पे विद अ $3.35 बिलियन बजट। ठीक है, कब इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये जुलाई 2028 में। तो ये एक डुअल क्वाडकॉप्टर है जो कि डिफरेंट लोकेशंस को एक्सप्लोर करेगा, ज्यादातर मून के सरफेस को, और इसमें एक रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम भी मौजूद है। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये यहाँ पे अराइव कर जाएगा 2034 में, और ये सर्च करेगा यहाँ पे प्रीबायोटिक केमिकल प्रोसेसेस को, जिससे कि अर्ली अर्थ कंडीशंस जो है वो रिजेंबल करती हैं। तो इसी के साथ ये नासा का पहला साइंटिफिक व्हीकल है दूसरे प्लैनेटरी बॉडी पे। और टाइटन के बारे में याद रखिएगा कि यह सैटर्न का लार्जेस्ट मून है जो अपने अंदर बोस्ट करता है एक अर्थ लाइक लिक्विड साइकिल और एक थिक एटमॉस्फेयर। ओके, तो ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन एसोसिएटेड है किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से? योर आंसर इज नासा। ओके, यहाँ पे आजकल एक टर्म है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसका नाम है जीपीएस स्पूफिंग। आई एम श्योर आपने इसको सुना होगा, और ये चर्चे में आया है बिकॉज ऑफ इजराइल ईरान वॉर। ठीक है, एक्चुअली इजराइल ने यूटिलाइज किया है जीपीएस स्पूफिंग को ईरान की बहुत सारी मिसाइल्स को डिसरप्ट करने के लिए बाय इंटरफियरिंग विद जीपीएस नेविगेशन सिग्नल। तो ये जो साइबर अटैक है, इसमें फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जिसमें कि रिसीवर्स को मिसलीड किया जाता है इनएक्यूरेट लोकेशन डेटा प्रोवाइड करके, और जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू जो इसकी वीकनेसेस होती हैं सैटेलाइट सिग्नल्स में, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। और ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट साबित हो सकता है टू द नेविगेशन एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक लॉजिस्टिक, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिफेंस। और जैमिंग अलग चीज है, याद रखिएगा। स्पूफिंग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक है, जहां पे आप जीपीएस सिस्टम्स को जो इनकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है उनको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि जीपीएस स्पूफिंग से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा इसके थ्रू जीपीएस रिसीवर्स को मैनिपुलेट किया जाता है फॉल्स सिग्नल्स प्रोवाइड करके। ठीक है, Recently, Armed Forces Medical Services has signed a memorandum of understanding with which institute for collaborative research and training? Armed Forces Medical Services ने हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज IIT कानपुर। इन्होंने IIT कानपुर के साथ ये MOU साइन किया है फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जहां पे लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और प्रोफेसर एस गणेश ने इस एग्रीमेंट को साइन किया। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस क्या है?
सोल्जर्स की हेल्थ को इंप्रूव करना रिमोट एरियाज में, और इस पार्टनरशिप के थ्रू ये फोकस करेंगे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, जिससे कि ये हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें इन द इनएक्सेसिबल रीजन। ठीक है, तो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने ये एमओयू साइन किया है आईटी कानपुर के साथ फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ में नेक्स्ट चीफ कौन अपॉइंट हो चुके हैं? इनका नाम है वाइस एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये प्रेजेंट में वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के, लेकिन अब ये नेक्स्ट चीफ बन जाएंगे नेवल स्टाफ के फ्रॉम 30th of April 2024। ओके, ये स्पेशलाइज्ड हैं कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में, जहां पे इनके पास 39 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और पहले ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पे भी सर्व कर चुके हैं वेस्टर्न नेवल कमांड में। और एडमायरल आर हरि कुमार जो हैं वो करंट चीफ हैं, जो कि रिटायर होंगे 30th of April को, जिसके बाद मिस्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी यहां से इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीफ कौन है नेवल स्टाफ में? आंसर है वाइस एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री। इंडिया ने हाल ही में ये मिसाइल किस कंट्री को डिलीवर की है, आपको ये बताना है। इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डिलीवर कर दिया है फिलीपींस कंट्री को अंडर अ $375 मिलियन डील, जो कि साइन हुई थी 2022 में। ठीक है, और ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात करें तो एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया के डीआरडीओ का, जिसके बाद इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फिलीपींस के साथ जनवरी 2022 में कि वो सप्लाई करेंगे शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को। और इंडिया का जो आर्म सेल है इस साल वो पहुंच चुका है 21,000 करोड़ रुपीस पे एज पर द डेटा। ठीक है, तो इंडिया ने हाल फिलहाल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स डिलीवर करी हैं फिलीपींस कंट्री को, और इसके लिए लागत कितनी थी? $375 मिलियन की ये डील थी। माउंट रुआंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये माउंटेन कहां पे है, आपको ये बताना है। सबसे पहले माउंट रुआंग याद रखिएगा एक स्ट्रैटो वोल्केनो है। ठीक है, स्ट्रैटो वोल्केनो है, ना कि वोल्केनो है, और ये लाई करता है इंडिया और इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रोविंस में। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि हाल फिलहाल ये इरप्ट हुआ है, और ये इसकी हाइट की बात करें तो ये 10,000 फीट से भी ज्यादा इसकी हाइट है। स्ट्रैटोवोल्केनोज यूजुअली टॉल होते हैं, स्टीप होते हैं और कोन शेप के होते हैं, और ये ज्यादातर पाए जाते हैं नियर द सबडक्शन जोन, और ये अकाउंट करते हैं 60% ऑफ अर्थ वोल्केनोज को। ये कैरेक्टराइज होते हैं एक्सप्लोसिव इरप्शंस के साथ, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव इरप्शन हमें देखने को मिलता है। तो बस सिंपली हमें इसकी लोकेशन याद रखनी है कि माउंट रुआंग लाई करता है इंडोनेशिया में। आपको बताना है कि माउंट एटना कौन सी कंट्री में लाई करता है। बहुत बार माउंट एटना चर्चे में आया है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता रहता है। ठीक है, तो सब लोग इसका जवाब कमेंट्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट है, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे दैट इज दुर्गा सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। दुर्गा सिस्टम को हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन डीआरडीओ। डीआरडीओ टेस्ट कर रहा है दुर्गा 2 को, जो कि एक प्रोटोटाइप है अपने डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे का। ये सिस्टम यूटिलाइज करता है लेजर्स को और माइक्रोवेव्स को, साथ ही पार्टिकल बीम्स को, जिसके बाद ये टारगेट्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय करते हैं। एडवांटेजेस ये ऑफर करते हैं ओवर द कन्वेंशनल म्यूनिशन। ठीक है, तो ये ऑपरेट करते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट और टोटली अनअफेक्टेड होते हैं बाय द ग्रेविटी और एनी टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक ड्रैग। इसके थ्रू आपको प्रेसिशन बूस्ट होता है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डेफिनेटली वॉरफेयर को रिवोल्यूशनाइज करके रख देगा, जिसमें हम कुछ और कंट्रीज को ज्वाइन कर लेंगे लाइक रशिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इजराइल एंड चाइना। ओके, तो दुर्गा सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे सिस्टम, और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड। कौन सी कंट्री है जो 38 नंबर की कंट्री बन चुकी है जिसने कि आर्टेमिस अकॉर्ड को हाल ही में ज्वाइन किया? ये कंट्री है स्वीडन, दैट इज सी ऑप्शन। इन्होंने ज्वाइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड को, और आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करें तो इसको इनिशिएट किया था नासा ने। कब किया था? 2020 में, अलॉन्ग विथ 7 अदर फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो अकॉर्ड है ये बेस्ड है ऑन द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। इसका बेसिक पर्पस क्या है? सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को गवर्न करना इन द 21st सेंचुरी। इसके थ्रू पीसफुल स्पेस कोऑपरेशन एम्फसाइज होता है, और ये सिग्निफाई करता है एक मल्टीलेटरल अप्रोच टू स्पेस डिप्लोमेसी। याद रखिएगा इंडिया भी सिग्नेटरी है इस अकॉर्ड का, जहां पे हमारा ग्लोबल पार्टिसिपेशन ये दर्शाता है। ठीक है, तो 38 कंट्री जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है ये कंट्री है स्वीडन। ओके, Recently, which institute has launched the Longevity India initiative to support the aging research in India? कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिससे कि वो सपोर्ट करेंगे एजिंग रिसर्च को इंडिया के अंदर? आंसर है ए ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु।
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव को, जिसका बेसिक पर्पस क्या है, एजिंग रिसर्च को एडवांस करना इन द कंट्री, और ये फॉस्टर करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च को। इसमें एकेडमिया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे, और इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एजिंग, और जो लाइफ क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें अर्ली डिजीज डिटेक्शन की बात होगी, एजिंग बायोमार्कर्स की, और इनोवेटिव चीजों की टू प्रमोट द हेल्दी एजिंग नेशन वाइड। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने लॉन्च किया है लॉन्जेविटी इंडिया इनिशिएटिव को, जिससे कि एजिंग रिसर्च को सपोर्ट किया जा सके इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंपनी हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली। हाल ही में इसमें से कौन सी कंपनी है जो थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन चुकी है? आंसर है ए ऑप्शन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये सब्सिडरी है वेदांता ग्रुप की। ठीक है, और ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन चुकी है अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे, जो कि कंडक्ट करता है सिल्वर इंस्टीट्यूट। तो जो कंपनी की सिंदेसर खुर्द माइन है राजस्थान की, ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है। ओके, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसने प्रोड्यूस किया है 45.9 मिलियन आउंसेस ऑफ सिल्वर, और ये 8% ज्यादा है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक नेम्ड एज इंडिया द रोड टू रेनेसेंस, अ विजन एंड एन एजेंडा। इस बुक को किसने लिखा है आपको ये बताना है। आंसर है भीमेश्वरा चल्ला। ठीक है, और ये फॉर्मर यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल भी हैं, और इसमें इन्होंने एक यूनिक पर्सपेक्टिव अपना रखा है, जिसमें इन्होंने रिसर्जेंट इंडिया की बात करी है। तो ये बुक एक तरह से पैशनेट कॉल टू एक्शन है, जहां पे इन्होंने रीडर्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो कन्फ्रंट करें प्रेसिंग इश्यूज को बियॉन्ड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो जो इनका वर्क है उसमें आपको अटेंशन की जरूरत है टू शेप इंडियाज फ्यूचर ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किताब किसने लिखी, आंसर है भीमेश्वरा चल्ला। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो किताब लिखते हैं तो वो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल रह चुके हैं पहले। ओके, अकॉर्डिंग टू द 2024 रिपोर्ट फ्रॉम द न्यू लैंसेट कमीशन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ एनुअल डेथ्स फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर बाय द एंड ऑफ 2040। तो ये जो 2024 की रिपोर्ट थी न्यू लैंसेट कमीशन की, इनके मुताबिक 2040 तक कितने नंबर ऑफ एनुअल डेथ्स होने लगेंगे ब्रेस्ट कैंसर से। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से लगभग 1 मिलियन डेथ्स होने लगेंगी एनुअल लेवल पे बाय द एंड ऑफ 2040, और ये एक इंक्रीमेंट है 50% से भी ज्यादा का, अगर हम इसको कंपेयर करें 2020 की रिपोर्ट से। ठीक है, फर्दर इन्होंने ये बताया कि 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 7.8 मिलियन वुमेन ऐसी थी जिनको कि डायग्नोज किया गया विद ब्रेस्ट कैंसर। 6,85,000 इसमें से ऐसी थी जो कि डेड हो गई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इन द सेम ईयर। फर्दर रिपोर्ट में यह भी प्रेडिक्ट किया गया है कि जो ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस है वो एक्सीड कर जाएंगे 3 मिलियन एनुअली बाय द एंड ऑफ 2040। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा डेटा कितना है, 1 मिलियन। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? न्यू लैंसेट कमीशन ने। कोई भी रिपोर्ट अगर जारी होती है तो उसके अंदर का जो डेटा है या जो फैक्ट एंड फिगर है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम में। यूजुअली ये मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, जब आपको मेंस में कोई आंसर लिखना होता है तो आप वहां पे सारे डेटा यूज कर सकते हैं। बाकी वनडे एग्जाम में आपको ये बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो ही चीज पूछी जाएंगी, या तो फिर उसका रिपोर्ट का नाम बता दीजिए, या फिर अगर कोई एक इंपॉर्टेंट डेटा है जैसे कि ये वाला है कि 2040 तक कितने डेथ होने लगेंगी ब्रेस्ट कैंसर से, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, 1 मिलियन। ओके, लास्ट है recently which ministry organized the conference titled as India's progressive path in the administration of criminal justice system। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है? योर आंसर इज डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। देखिए 3 लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये रिप्लेस कर रहे हैं कॉलोनियल लॉस को, और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 जुलाई से 2024। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था 20th अप्रैल को, कहां पे? नई दिल्ली में, जहां पे चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इस इवेंट का बेसिक पर्पस था कि हम कुछ नए लॉज को इंप्लीमेंट करें और डायलॉग को फोस्टर कर सकें अमंग द स्टेक होल्डर्स लाइक जजेस, लॉयर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एंड द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इस कॉन्फ्रेंस को किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। देखिए इसके अलावा एक क्रिकेटर हैं जो न्यूज में आ गए थे, इनका नाम है रमन सुब्बा रो। ठीक है, ये किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया। ये 92 ईयर्स ऑफ एज पे पास अवे हो चुके हैं। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन से स्पोर्ट खेलते हैं, तो योर आंसर इज क्रिकेट। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे।
चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.